नमस्कार मित्रों, आप सब साथियों का ललित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के बहुत ही महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास मैला आंचल पर बात करने जा रहे हैं। मैला आंचल इतना प्रमुख और महत्वपूर्ण उपन्यास है कि बहुत से आलोचक इसको गोदान उपन्यास के बाद हिंदी का प्रमुख उपन्यास स्वीकार करते हैं, मानते हैं। इस पर बात करने के लिए कई सत्रों की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग विषयों पर, परंतु आज हम मैला आंचल का सारांश यानी कि कथावस्तु पर बात करेंगे, जिससे कि हम उसकी कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें और आगे की जो महत्वपूर्ण पक्षों पर वीडियो बने उनके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़े। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ था, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के अंचल की कथा कही गई है। इसमें जो कथा कही गई है उसका कालक्रम, समय लगभग 3-4 वर्षों का है। आज़ादी के 2 साल पहले और आज़ादी के 1 साल के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1945 से लेकर के 1948 तक के समय की कथा वस्तु है। परंतु सूच्य रूप से इसकी जो कथा है वह 1942 के आंदोलन से जुड़ती है। उपन्यास में 2 खंड हैं। पहला खंड बड़ा है, विस्तृत है, और दूसरा खंड अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। रेणु जी ने जो उपन्यास लिखा है, इसके पूर्व कथन में कहा है उन्होंने कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। आगे वह बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो इस उपन्यास का की नोट है एक तरह से। वह लिखते हैं, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें उस अंचल विशेष की जो अच्छाइयाँ हैं वह भी समाहित की गई हैं, जो बुराइयाँ हैं उनको भी इस उपन्यास में स्थान दिया गया है। एक इंटरव्यू में फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा था कि जब मैं गांव जाता था तो मैं भोजिया गीत सुनने जाता था, नौटंकी देखने जाता था, सारंगा विद्वान पर आधारित नृत्य प्रस्तुत होती थी। जो गीत गाए जाते थे उन्हें मैं देखता था, और कलाकारों को देखने से अधिक उन्हें देखने के लिए जो भीड़ जुटती थी उस भीड़ का चेहरा मैं देखता था और बहुत पुलकित होता था। तात्पर्य यह है कि रेणु जी उस अंचल विशेष की संस्कृति में, सभ्यता में रचे बसे थे। इसीलिए यह उपन्यास अपने आप में इतना बेजोड़ बन पड़ा है। फूल भी है, शूल भी, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी। आज से कहने का तात्पर्य है कि लेखक ने कथा क्षेत्र मेरीगंज गांव की सभी अच्छाइयों और बुराइयों का यथार्थ चित्रांकन किया है। मेरीगंज एक बड़ा गांव है जिसमें 12 वर्ण के लोग रहते हैं।
गांव में जातिगत आधार पर कई टोले हैं, जिनमें प्रमुख हैं कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। सभी टोलियों के अपने अपने मुखिया हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक हैं, जो राज परबंगा के तहसीलदार भी हैं। और इस उपन्यास में उनका चित्रण सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में किया गया है। ठाकुर रामकृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। यादव टोली के मुखिया राम खिलावन यादव हैं। यद्यपि गांव में अन्य जातियों के कई टोले हैं, परंतु शेष सभी जातियां सुविधानुसार इन्हीं 3 दलों में बंटे हुए हैं। जातियों में आपस में विद्वेष, ईर्ष्या और वैमनस्यता है, और उनमें अपनी जाति को बेहतर तथा अन्य जाति को हीनता दिखाने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं, परंतु राजपूत टोली के लोग उसको कैथ टोली कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। कथा का केंद्र मेरीगंज 1942 के आंदोलन से डायरेक्ट जुड़ा नहीं था, परंतु उस आंदोलन की खबरें वहां तक पहुंचते पहुंचते अफवाहें बन जाती थीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने मलेरिया सेंटर बनाने की स्वीकृति दी है। गांव के लोग अस्पताल बनाने में मदद करते हैं, जिसमें बालदेव तहसीलदार आदि शामिल हैं। मलेरिया अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत की नियुक्ति होती है, जो सोशलिस्ट विचार वाला है। अस्पताल बनने की खुशी में गांव में जश्न मनाया जाता है। और यदि देखा जाए तो इसमें एक कथा नहीं है, कई कथाएं हैं, जो कथाएं बिंबों के रूप में चलती हैं। लेकिन इतनी संयोजन क्षमता है, इतना बढ़िया शिल्प विधान है रेणु जी का, कि वह सब कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई, संग्रंथित महसूस होती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उनमें कहीं पर बिखराव है। गांव की राजनीति में जाति का प्रवेश है। तहसीलदार विश्वनाथ के नेतृत्व में कायस्थ टोली के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हरगौरी के नेतृत्व में राजपूत टोली के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। कालीचरण के नेतृत्व में यादव जाति के लोग सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। यादवों को संगठन से जोड़ने के लिए कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव का आगमन होता है। गांव में राजनीति का एक और केंद्र है, कबीर पंथी मठ। मठ का महंत है अंधा महंत सेवादास। इस उपन्यास में अवैध प्रेम संबंधों का भी खुलकर वर्णन किया गया है, परंतु चित्रण में अश्लीलता नहीं वरन शालीनता है। ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं ग्रामीण जनजीवन में अनुस्यूत हैं। महंत सेवादास दासन लक्ष्मी को मठ पर रखता है। लक्ष्मी यद्यपि साधु स्वभाव की है, मठ के सभी नियमों का, रीतियों का पालन करती है, परंतु महंत की कामलोलुपता का शिकार है। लेखक लिखता है एक जगह पर कि सब माया है लक्ष्मी। जो महंत है लक्ष्मी से कहता है, लेकिन एक बार पास आओ लक्ष्मी। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, लाख जतन करो मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संसी, दंतहीन मुख की दुर्गंध लार। यह अनैतिक प्रेम संबंध केवल सेवादास और लक्ष्मी का नहीं है, वरन इसमें कई युगलों की कहानी है, जैसे कि प्रशांत और कमली की कहानी, बालदेव और लक्ष्मी की कहानी, मंगला और कालीचरण की कहानी, फुलिया और सहदेव मिसिर की कहानी। तो इन कहानियों के बीच सामंती संरचना वाले गांव समाज में स्त्री पुरुष के परस्पर काम संबंधों, कामासक्ति और व्यभिचार की एक नहीं अनेक कथाओं से उपन्यास भरा पड़ा है। जमींदार और मुखिया शोषण करने में लगे हैं। इनमें सबसे आगे है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, जिसने सभी कमजोर लोगों की जमीनें हड़प कर साम्राज्य स्थापित कर लिया है। एक जगह पर उपन्यास में उपन्यासकार लिखता है गांव में इन संबंधों को लेकर के कि तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधे पहर रात तक डॉक्टर बाबू के घर में बैठी रहती है। चांदनी रात में कोठी के बगीचे में डॉक्टर के हाथ में हाथ डालकर घूमती है।
तहसीलदार साहब को कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि उनकी बेटी का चाल चलन बिगड़ गया है? तहसीलदार हरगौरी सिंह अपनी खास मौसेरी बहन से फंसा हुआ है। बालदेव जी कुठारिन से लटपटा गए हैं। कालीचरण ने चरखा स्कूल की मास्टरनी जी को अपने घर में रख लिया है। उन लोगों को कोई कुछ कहे तो जितना कानून और पंचायत है सब गरीबों के लिए ही हूं। इतना कहने का तात्पर्य यह है कि उस समाज की जो रीतियां कुरीतियां परंपराएं थीं उनका खुलकर इस उपन्यास में लेखक ने चित्रण किया है। डॉक्टर प्रशांत गांव में फैले हैजे और मलेरिया के इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। साथ ही उसकी कोशिश होती है कि वह गांव की अशिक्षा, छुआछूत, जाति पात के भेदभाव को भी दूर कर सके। जातिवाद की जड़ें तो तत्कालीन समाज में अत्यंत गहरी बैठ चुकी हैं। डॉक्टर के गांव पहुंचने पर ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाध है, और डॉक्टर बाबू कौन जात हैं? दुसाध का बनाया हुआ खाते हैं क्या? यानी कि जात संबंधी पहला ही प्रश्न होता है। लेखक लिखता है, डॉक्टर प्रशांत कुमार जात, नाम पूछने के बाद ही लोग यहां पूछते हैं जात। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा है, लेकिन यहां तो हर आदमी जाति पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है, जाति डॉक्टर। डॉक्टर? जाति डॉक्टर बंगाली है या बिहारी? हिंदुस्तानी, डॉक्टर जवाब देता है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। यह प्रशांत का कथन है। प्रशांत कहता है। मलेरिया अस्पताल खुलने पर डॉक्टर प्रशांत के आगमन पर मठ द्वारा पूरे गांव को भोज दिया जाता है। नाच गाने होते हैं। विश्वनाथ की बेटी कमली बीमार रहती है। तहसीलदार डॉक्टर को बुलाकर घर ले जाते हैं, जहां वह कमली का इलाज करता है। कमली धीरे धीरे स्वस्थ होती है और डॉक्टर का कमली के घर आना जाना लगा रहता है। कमली भी कभी कभी देर रात तक डॉक्टर के क्लिनिक पर रहती है। धीरे धीरे दोनों में प्रेम होता है, दोनों का दैहिक संसर्ग होता है। कमली गर्भवती हो जाती है। डॉक्टर प्रशांत नजरबंद कर लिया जाता है। इसलिए नजरबंद कर लिया जाता है कि तत्कालीन सरकार को लगता है कि यह लोगों में कम्युनिस्ट के भाव को फैलाता है। लोकोपवाद के डर से तहसीलदार अपनी बेटी को घर के एक कमरे में बंद कर देता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। एक दिन कमली बच्चे को जन्म देती है। तहसीलदार अब अधिक मदिरा पान करने लगा है। डॉक्टर प्रशांत की डॉक्टर मित्र ममता के प्रयासों से डॉक्टर जेल से बाहर आता है और प्रशांत कमली को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। सुमरित दास बेतार इस प्रेम कहानी को छिपाने के उद्देश्य से कहानी और गढ़ता है। कथाकार की कुशलता देखिए, कहानी गढ़ने की क्षमता देखिए। सुमरित दास बेतार ने रात में ही घर घर खबर पहुंचा दी। कमले की शादी तो पहले ही डॉक्टर बाबू से हो गई थी। तुम लोग तो जानते हो, 5 पंच को जानकर जब जब शादी की बात पक्की हुई, एक न एक विघ्न पड़ गया। इसीलिए काशी के पंडितों ने गंधर्व विवाह कराने को कहा। गंधर्व विवाह की बात किसी को मालूम नहीं होने दी जाती है। यदि बच्चा हो तो सबसे पहले बाप उसको देखेगा, तब और लोग। डॉक्टर बाबू आ गए हैं। अब कल छठी के भोज का निमंत्रण देने आया हूं तुम लोगों को। कल सुबह से ही आनंद बधावा मचेगा। एक कथा बालदेव और लक्ष्मी के प्रेम प्रसंग को लेकर के चलती है। महंत की मृत्यु के बाद कुठारिन लक्ष्मी और स्वतंत्रता सेनानी बालदेव में निकटता बढ़ती है। लक्ष्मी अपने बीजक की प्रति बालदेव को रोज पाठ करने को देती है। रामदास, जो सेवादास के मरने के बाद महंत बना है, उसकी नजर लक्ष्मी पर है। वह बालदेव से कहती है कि वह रामदास से उसकी रक्षा करे। ऐसा कहते हुए वह उसके गले से लग जाती है। बालदेव कहता है, लक्ष्मी। बालदेव जी लक्ष्मी को संभालते हुए कहते हैं, कोई देख लेगा। लक्ष्मी बालदेव जी के गले से हाथ छुड़ाकर अलग बैठ जाती है। सिर नीचा करके सिसकती है। बालदेव की सारी देह झन्न झन्न कर रही है। कनपट्टी के पास लगता है तपाए हुए नमक की पोटली है। कलेजा धड़ धड़ कर रहा है। लक्ष्मी की बांह ठीक बालदेव की नाक से सट गई है। लक्ष्मी के रोम रोम से पवित्र सुगंध ही निकलती है। बालदेव का मन इस सुगंध में हेल डूब कर रहा है। यानी कथाकार जब इन कहानियों को कहता है
तो ऐसा लगता है कि वह उसमें डूब रहा है, डूब गया है। रामदास शारीरिक भूख मिटाने के लिए रमप्रिया को दासी के रूप में रखता है और वह उसकी गिरफ्त में हो जाता है। लक्ष्मी बालदेव को लेकर मठ से अलग होती है। महंत साहब लक्ष्मी के नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए थे। उस पर मठ का अधिकार नहीं था। उसी मठ में मठ से अलग उसी बाग में एक घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर रामदास के साथ लक्ष्मी रहती है। इसी प्रकार फुलिया और सहदेव मिश्र के संबंधों की एक कथा चलती है। वह विधवा है। उसके माता पिता उसके दूसरे विवाह की चिंता न करके उसके द्वारा शरीर बेचकर आई कमाई से घर का खर्चा चला रहे हैं। अपनी मामी के सामने वह अपने दिल की बात खोलती है। मामी, काली क्रिया, काली क्रिया शपथ को कहते हैं, कसम को कहते हैं। मामी, काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ लगा रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। इस प्रकार कई कहानियां एक साथ चलती हैं। अपने स्वार्थ के लिए मारपीट करा देना मुखिया लोगों के लिए आम बात है। डॉक्टर दीन दुखियों शोषितों का हितैषी है। उसने कहा कि कानून के अनुसार जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसकी होगी। संथाल तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले खेत में बीघन लूट रहे हैं, यह सोचकर कि इस जमीन पर तो हमने कई सालों से काम किया है, इसलिए यह उपज भी हमारी हुई। विश्वनाथ प्रसाद के आदमी बल्लम भालों से धावा बोलते हैं, संथाल तीर चलाते हैं। कोहराम मचा हुआ है। पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिने, सब ठंडा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल और 1 लड़के की हालत खराब है। संथालिने दर्द से कराह रही हैं। तहसीलदार की हंसेरी में 10 गुंडे ठंडे हुए, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया है। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे, आगे चल करके वह मर भी जाता है। पुलिस, दरोगा, हवलदार और मिलिट्री गांव में आई। दरोगा बालदेव, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत आदि से बात करता है। 9 असामी का चालान होता है। 9 संथालों के अलावा घायल संथाल भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैर संथालों में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। दारोगा खिलावन को अपने रौब में लेता है। वह कहता है एसपी साहब को संदेह हो गया है कि उसने सभी यादवों को हंसेरी में जाने के लिए हुक्म दिया है। 5000 पर डील पक्की होती है। तहसीलदार विश्वनाथ का बीरन लूटा जाता है। उसी के कारण दंगा मारपीट होता है, परंतु वह ऐसी चाल चलता है कि संथाल फंस जाते हैं, रुपए खिलावन सिंह के लगते हैं, उसका बेटा भी मरता है और तहसीलदार का कुछ नहीं लगता है। इस प्रकार उस समय की स्थिति का, उस समय के समाज का बहुत ही बेबाकी से चित्रण किया है लेखक ने। उपन्यास का दूसरा खंड पहले खंड की तुलना में छोटा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। इसमें आजादी के बाद के भारत की झांकी दिखाई गई है। एक प्रमुख पात्र है बावन दास, जो स्वराज से जुड़ा हुआ है। बावन दास जी गांव वालों को समझाते हैं, स्वराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहां राज नहीं कर सकते हैं। गांव में उत्सव होता है, सभी पार्टियों के लोग एक साथ उत्सव का आनंद उठाते हैं। गांव में झांकी निकलती है। लक्ष्मी को भारत माता बनाकर हाथी पर घुमाया जाता है। 3 तरह के नाच का आयोजन होता है। सुमृत दास सूचना देता है कि दिल्ली, नखलो, पटना सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाती है। गांधी जी नोवा खाली गए हैं अनशन करने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने के आरोप में डॉक्टर को नजरबंद किया जाता है। वासुदेव, सुनर्रा, सोमा कालीचरण डकैती के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। कालीचरण का डायरेक्ट डकैती में हाथ नहीं होता है, फिर भी वह गिरफ्तार किया जाता है। कालीचरण जेल से फरार हो जाता है। आजादी के बाद भी लूट, खसोट और अत्याचार बंद नहीं होते हैं। गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। दुलार चंद कापरा, राम बुझावन सिंह, हवलदार आदि मिलकर तस्करी का सामान गाड़ियों से लाते हैं। बावन दास पहुंचकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। हवलदार और कापरा गाड़ियों को बावन दास के ऊपर चढ़ा देते हैं।
जिससे बावन दास की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आजादी के तुरंत ही अपने देश के हाकिम हुक्कामों में और जो अपने हाथ में राजनीति की डोर थामने का दम भरते थे, ऐसे नेताओं के भ्रष्टाचार को भी इस तरह से लेखक ने उजागर किया है। इधर ममता के प्रयास से डॉक्टर आजाद होकर मेरीगंज आकर कमली को स्वीकार करता है। इस खुशी में तहसीलदार हर एक परिवार को 5 बीघा के दर से जमीन लौटाने की बात करता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के हृदय परिवर्तन के साथ उपन्यास का समापन होता है। यह उपन्यास का कथानक है, उसका एक तरह से जिस्ट सारांश। और इस उपन्यास की कथा वस्तु को समझने से जो निष्कर्ष मिलते हैं उन्हें हम इस प्रकार कह सकते हैं। एक तो उपन्यास में मेरीगंज गांव को एक पिछड़े गांव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, गांव में जातिवाद अपने चरम पर है। तीसरा, पूरा गांव अशिक्षा की गिरफ्त में है। 12वें वर्ण के लोगों वाले मेरीगंज में साक्षरों की संख्या केवल 25 है। और साक्षर का मतलब हस्ताक्षर करने वाले लोग। इन्हीं की अशिक्षा का फायदा जमींदार लोग दस्तावेजों में अंगूठे की टीप लेने के रूप में उठाते हैं। जमींदार उनको ब्लैकमेल करते हैं, तुमको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, नहीं तो तुम्हारे अंगूठे की टीप हमारे पास में है, हम फंसा देंगे तुमको। गांव के लोग अंधविश्वासी हैं और इस अंधविश्वास को खाद पानी देने वाले जोतकी जैसे लोग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं। वे कुओं में डालने वाली दवाई तक का विरोध अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण करते हैं। और यह जो अंधविश्वासों की परंपरा है और अंधविश्वास और अशिक्षा के आधार पर अपनी रोटी सेकने का काम यह उस समय ही नहीं हो रहा था, आज भी हो रहा है। कोविड का समय है, कोविड के टीके की खोज की गई। उस समय जो प्रमुख राजनेता हैं वह अफवाह फैलाने में लगे हुए थे कि इस इंजेक्शन के लगाने से नपुंसकता आ जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो अशिक्षा और अंधविश्वास ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका लाभ चतुर चालाक लोग उठाया करते हैं। इस उपन्यास में धार्मिक पाखंड, भ्रष्टाचार, अनैतिक संबंध और लोक संस्कृति को प्रमुख रूप से पाठकों के समक्ष रखा गया है। उस समय के वहाँ के जो लोकगीत हैं, जो लोक भाषा है, जो लोक मुहावरे हैं, उनके माध्यम से उस समाज का यथार्थ चित्रण बहुत ही मनोरम ढंग से लेखक ने किया है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात के भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता दी गई है। बावन दास कहता है, भारत माता रो रही है, अब तो देश स्वतंत्र हो गया है, स्वराज मिल गया है। यानी जो सामान्य व्यक्ति में कल्पना थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, हमारी दास्ता समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस से जुड़े लोगों का चरित्र भी सामने रखा गया है। समय बदला, जनता जो थी वह स्वतंत्र हो गई, परतंत्रता उसकी दूर हो गई। चांदमल का बेटा सागरमल नरपत नगर का कांग्रेस अध्यक्ष बना, जो उस समय के सबसे बड़े लुच्चे लफंगे टाइप के लोग थे। तो इस तरह आप लोगों के सम्मुख हमने इस प्रमुख उपन्यास के सारांश को रखा। अगली वीडियो में हम उपन्यास के प्रमुख पक्षों, जैसे इसकी आंचलिकता है, इसके पात्र हैं, इन पर आप लोगों से विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद।